So in today's lecture we will discuss about electromagnetism chapter number 14 सेकेंड ईयर क्लास के चैप्टर नंबर 14 के बारे में डिस्कस करेंगे। और स्टेट वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये देखा कि हमारे पास जहाँ कहीं करंट होती है उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाजमी होती है। जिस तरह से अगर कहीं पे आग हो उसकी सराउंडिंग में हीटिंग फील्ड लाजमी होती है, सेम इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमें ये बताती है कि वेन एवर देयर इज़ अ करंट देयर मस्ट बी अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। लेट्स सपोज हमारे पास एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर वायर है जिसमें से करंट पास करती है, तो इसकी सराउंडिंग में सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन इस बात पर डिपेंड करती है कि हमने जो इसको करंट सप्लाई की है उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है। हम इससे जनरेट होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि या तो क्लॉकवाइज होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगी, वो फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल हमें ये बताता है कि अगर हम कंडक्टर को अपने दाहिने हाथ में इस तरह से प्लेस करें कि हमारा जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशन करंट को शो करे, तो कर्लिंग फिंगर जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगे। तो अगर हमारी कन्वेंशनल करंट नीचे से ऊपर की तरफ है, मतलब थंब जो है वो अपवर्ड शो कर रहा है, तो हमारी जो फिंगर्स होंगी वो एंटी क्लॉकवाइज होंगी। और अगर नीचे से ऊपर की बजाय ऊपर से नीचे अगर हमारा थंब हो तो हमारी जो कर्लिंग फिंगर होंगी वो क्लॉकवाइज होंगी। और अगर हम कन्वेंशनल करंट की बजाय इलेक्ट्रॉनिक करंट लेंगे तो उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। और इसके अलावा डॉट और क्रॉस का कंसेप्ट भी हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जब एंटी क्लॉकवाइज करंट होती है तो इसके लिए हम डॉट का वर्ड यूज़ करते हैं कन्वेंशनल करंट के लिए, जिसका मतलब होता है इन टू द पेज, और क्रॉस का मतलब होता है आउट टू द पेज। और ये डायरेक्शन ऑपोजिट होंगी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट लेंगे, बट ज़्यादातर हम थ्योरेटिकली जब चीज़ों को देख रहे होते हैं तो हम कन्वेंशनल करंट की ही बात करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड अ कंडक्टर और आउटसाइड द कंडक्टर, इसमें फ़र्क याद रखना ज़रूरी है। जब हम इनसाइड द कंडक्टर बात करते हैं तो हमारे पास एम्पेयर लॉ के मुताबिक जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट आई आर ओवर 2 पाई आर स्क्वायर। जबकि यहाँ पे जब आउटसाइड दी कंडक्टर होती है तो वहाँ पे हमारा सिंपल रिलेशन होता है एम्पेयर लॉ के मुताबिक म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, मतलब कि करंट के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है जबकि आर के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है। लेकिन इनसाइड दी कंडक्टर अगर आप देखें तो ये जो आर है और ये आर है, इनमें फ़र्क है। यहाँ पे हमारे पास आर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है जबकि आउटसाइड दी कंडक्टर आर के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। तो व्हाट इज़ आर? यहाँ पे जो आर है वो है रेडियस ऑफ एम्पीरियन सरफेस। जिस तरह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए गॉसियन सरफेस यूज़ करते हैं, उसी तरह किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हम एम्पीरियन सरफेस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये जो आर है ये रेडियस ऑफ एम्पीरियन सरफेस है। सो लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो कर रही है, तो कैपिटल आर है, इस कंडक्टर से कोई डिस्टेंस का जो पॉइंट होगा वो कैपिटल आर है, और इसके इनसाइड जो हमने एम्पीरियन सरफेस ली हुई है इसका जो रेडियस होगा वो स्मॉल आर होगा। अब ये रेडियस एम्पीरियन सरफेस जितना ज़्यादा होगा, दैट्स मीन कंडक्टर की जो कह लें आप रेडियस उतना ज़्यादा है, सो उसमें उतनी ज़्यादा करंट होगी और उससे उससे उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। और जो कैपिटल आर वाला जो है यहाँ पे आप ये जो स्मॉल आर है ये डिस्टेंस को शो कर रहा है जो कि कंडक्टर से किसी पॉइंट का डिस्टेंस है। सो ये आपने याद रखना है इनसाइड द कंडक्टर और आउटसाइड द कंडक्टर। इनसाइड द कंडक्टर का रेडियस जितना ज़्यादा होगा उससे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा जनरेट होगी। लेकिन अगर आप कंडक्टर की सरफेस से दूर कोई पॉइंट देखेंगे तो वो पॉइंट जितना दूर होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी जो है वो कम से कम होती जाएगी। अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को उठा के एक ऐसी जगह पे प्लेस कर दें जहाँ पे हमने खुद से एक्सटर्नल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है, तो इसके ऊपर एक फ़ोर्स लगती है, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर अपनी भी फील्ड जनरेट कर रहा है, उसकी फील्ड और वो जो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की हुई है, दोनों फील्ड आपस में इंटरेक्ट करती हैं जिसकी वजह से एक रिजल्टेंट फोर्स जनरेट होती है। और ये जो फोर्स है ये 4 पैरामीटर पे डिपेंड करती है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई की है। एक्सटर्नल फील्ड जितनी ज़्यादा होगी उनका इंटरेक्शन उतना ज़्यादा होगा, तो उनसे जनरेट होने वाली रिजल्टेंट फोर्स भी उतनी ही ज़्यादा होगी।
इसके अलावा जो फोर्स जनरेट हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ करंट जो कि हमने कंडक्टर को सप्लाई की हुई है। इसके अलावा जो लेंथ है कंडक्टर की, ऑब्वियसली लेंथ ज़्यादा होगी या करंट ज़्यादा होगी, दोनों की सूरतों में जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी कंडक्टर की वजह से। और कंडक्टर जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो एक्सटर्नल फील्ड से उतना ही ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके अलावा हमारे पास जो फोर्स है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा जो है दैट इज़ द एंगल बिटवीन लेंथ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स सपोज इस केस में हमारे पास जो फोर्स है वो अगर हम इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करें तो वो बन जाती है आई एल बी साइन अल्फ़ा, या इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं। साइन का फैक्टर है तो दैट्स मीन फोर्स मिनिमम होगी जब हमारे पास अल्फ़ा ज़ीरो होगा या 180 होगा, क्योंकि दोनों पे साइन की वैल्यू ज़ीरो होती है। और मैक्सिमम होगी जब हमारे पास जो अल्फ़ा है इसकी वैल्यू 90 डिग्री हो। याद रहे जो अल्फ़ा है ये एंगल है बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। लेट्स सपोज अगर हमने ये क्रॉस से शो किया हुआ है कि इन टू द पेज मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है, कंडक्टर की लेंथ इस डाउनवर्ड है। लेट्स सपोज ये डाउनवर्ड मतलब वाई एक्सिस पे है और इन टू द पेज जी एक्सिस के अलॉन्ग हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगी, एक्स एक्सिस की तरफ, क्योंकि दोनों के परपेंडिकुलर लगेगी। क्योंकि राइट हैंड रूल से जो हम इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, राइट हैंड रूल हमें यही बताता है ना क्रॉस प्रोडक्ट का, कि अगर हम फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करें तो हमारे पास जो थंब होगा वो शो करेगा रिजल्टेंट वेक्टर को। सो वो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो पहले दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जी के लॉन्ग है, लेंथ वाई के लॉन्ग है, तो फोर्स फिर हमारे पास एक्स एक्सिस पे लगेगी। अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही क्यों लगी है, क्योंकि एक तो है जो हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की हुई है इनटू द पेज। दूसरा, अगर लेट्स सपोज इस साइड पे हमारे पास इसके अंदर से जो करंट फ्लो कर रही है इसकी वजह से भी इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। ये डिपेंड करता है हमने जो उस पर करंट अप्लाई की हुई। तो अगर इस साइड पे इनटू द पेज है तो इस साइड पे डेफिनेटली, क्योंकि वो सर्कुलर फॉर्म में होती है, तो इधर से इनटू द पेज जाएगी तो इस साइड से आउटवर्ड टू द पेज आएगी। सो यहाँ पे जो करंट कंडक्टर की वजह से फील्ड जनरेट हो रही है वो तो आउटवर्ड होगी, लेकिन हमने जो एक्सटर्नल अप्लाई की हुई है वो तो यहाँ पे भी इनटू द पेज है, यहाँ पे भी इनटू द पेज है। तो यहाँ पे भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स वीक होगी और यहाँ पे स्ट्रांग होगी। तो फिर कंडक्टर स्ट्रांग से वीक की तरफ मूव करेगा, दैट इज इन दिस डायरेक्शन। सो नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट है वो है मैग्नेटिक इंडक्शन का, या जिसे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। यहाँ से जो हमें फार्मूला मिला एफ इज़ इक्वल टू आई एल बी साइन अल्फ़ा। सो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू होगी आई एल बी और यहाँ से बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं विच विल बी इक्वल टू एफ ओवर आई एल। इनके अगर यूनिट्स अप्लाई करें तो ये न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर होगा, जो कि इक्वल होता है 1 टेस्ला के, और 1 टेस्ला इक्वल होता है 10⁻⁴ जी मतलब कि गॉस के। और अगर इसको बेस यूनिट में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा के जी पर एम्पेयर पर सेकेंड स्क्वायर, और इधर से फिर हम इसकी डायमेंशन लिख सकते हैं। इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दैट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द एरिया, कि किसी पर्टिकुलर एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करती हैं वो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। वो ये इक्वल होगा बी ए कॉस थीटा के। नाउ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। इनसे रिलेटेड अक्सर औकात एमसीक्यू आते हैं कि बाज़ औकात वो आपको वैल्यू देगा थीटा की और बाज़ औकात देगा अल्फ़ा की। थीटा जो है दैट इज़ द एंगल बिटवीन फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, जबकि अल्फ़ा जो है दैट इज़ द एंगल बिटवीन फील्ड वेक्टर एंड एरिया प्लेन। तो ये आपने याद रखना है ध्यान से कि हमारे पास जो एरिया जो एंगल गिवन है वो फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान है या प्लेन एरिया के दरमियान है। तो प्लेन एरिया जो होगा वो अल्फ़ा होता है, जबकि एरिया वेक्टर का जो एंगल होता है वो थीटा होता है। तो अल्फ़ा और थीटा का ये रिलेशन है, इसे आप फाइंड कर सकते हैं। जब हमारे पास जो थीटा है वो ज़ीरो होगा दैट्स मीन अल्फ़ा 90 होगा, और जब हमारे पास थीटा 90 होगा तो 90 - 90 मतलब अल्फ़ा क्या हो जाएगा 0।
सो फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? जब हमारे पास थीटा क्या होगा? पैरेलल 0 डिग्री, मतलब कि जब हमारा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे, मतलब जब अल्फ़ा 90 होगा। और फ्लक्स डेंसिटी जो है वो मिनिमम कब होगी? जब हमारे पास थीटा 90 होगा और अल्फ़ा क्या होगा? 0 होगा। सो हमारे पास इसके अलावा जो यूनिट्स हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के, दैट इज़ न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, जिसको हम वेबर बोलते हैं, जबकि 1 वेबर इज इक्वल टू होता है 10⁻² मैक्सवेल। और इसकी ये डायमेंशन है, ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसका लेना देना मैग्नीट्यूड के साथ है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। और फ्लक्स डेंसिटी का जो हमारे पास यूनिट आता है दैट इज़ दिस वन। सोलिनाइड के लिए याद रखें, जब हम एक से ज़्यादा सोलिनाइड को आपस में एक दूसरे के करीब करीब रखते हैं या ज्वाइन करते हैं, तो इसमें 4 केसेस आते हैं। अगर तो हमने सोलिनाइड्स को प्लेस किया है कोएक्सियल, मतलब कि सीरीज़ में, और इनमें से जो फ़्लो करने वाली जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है, तो इस केस में ये दोनों सोलिनाइड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, और दोनों को हमने सीरीज़ में लगाया हुआ। तो ये हमारे पास नॉर्थ होगा और ये साउथ पोल होगा, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जबकि अगर हम करंट ऑपोजिट लगाएं और उनको जोड़ा हमने सीरीज़ में ही है, ठीक है, सीरीज़ में जोड़ने का मतलब है कि इसके एंडिंग पॉइंट को उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे हमने जोड़ना है। सो यहाँ पे इसका यहाँ पे जो एंडिंग पॉइंट को स्टार्टिंग से जोड़ा था, स्टार्टिंग में भी पॉजिटिव था, यहाँ पे भी पॉजिटिव था, करंट की डायरेक्शन सेम थी, तो वो अट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन जब अगर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो, मतलब इसका जो हमारे पास एंडिंग पॉइंट पे जो करंट है ये इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे है, तो ये फिर एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करता है। अगर हम पैरेलल ज्वाइन करें सोलिनाइड को और उस टाइम पे हम डायरेक्शन ऑफ करंट सेम लें, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस तरह से हमने इनको पैरेलल जोड़ा और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? सेम है, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, जिसकी वजह से यहाँ पे भी साउथ पोल बनेगा, यहाँ पे भी साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे नॉर्थ। अब होता ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती हैं? नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ आती हैं, तो इसकी भी नॉर्थ से साउथ आएंगी, इसकी भी नॉर्थ से साउथ आएंगी। तो मिडल एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या होंगी? स्ट्रॉन्ग एट सेंटर बट वीक एट एजिस, एजिस पे एक दूसरे को वो वीक होंगी। अब आपको पता है कि हमारे पास हमेशा जो मोशन होती है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स से वीक फोर्स की तरफ होती है, तो सेंटर में क्योंकि ये एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं, तो एजिस पे फोर्स वीक है, तो ये फिर सेंटर से किसकी तरफ जाएंगे? एजिस की तरफ, मतलब कि एक दूसरे से रिपेल होना शुरू होंगे। लेकिन अगर हमारे पास ये पैरेलल ही अगर हम इनको ज्वाइन करें, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट ऑपोजिट हो, एक साइड पे पॉजिटिव है, दूसरी की एक साइड पे नेगेटिव है, एक साइड पे नेगेटिव है, दूसरी साइड पे पॉजिटिव है, तो ऑपोजिट पोल्स जनरेट होंगे। अब अगेन इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से किधर जाएंगी? साउथ, नॉर्थ से किधर जाएंगी? साउथ, जबकि ये नीचे वाली जो है ये नॉर्थ से साउथ जाएंगी और यहाँ से भी नॉर्थ से साउथ। तो सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों की, उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, जिसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन वीक हो जाएंगी रिजल्टेंट, जबकि एजिस पे तो उसी तरह की होंगी, तो वो स्ट्रॉन्ग कंसीडर होगी। तो एजिस से फिर वो किस तरफ उनको पुश मिलेगा? सेंटर की तरफ। तो स्ट्रॉन्ग एट एजिस, वीक एट सेंटर, तो इन दोनों के सेंटर फिर एक दूसरे के करीब आएंगे, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद एम्पेयर का लॉ है, जिस तरह कि मैंने पहले बताया कि हम जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए गॉसेस लॉ को यूज़ करते हैं, इसी तरह किसी कंडक्टर से जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की सराउंडिंग में हमने अगर इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम एम्पेयर्स लॉ यूज़ करते हैं, जो कि इक्वेशन है समेशन ऑफ बीट और डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट क्लोज्ड बाय एम्पेरियन सरफेस। ये बेसिकली अगेन एक इमेजिनरी क्लोज पाथ होता है, जो कि हम उस करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में प्लेस करते हैं, जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया में हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना होता है। सो यहाँ पे हमारे पास म्यू नॉट जो है वो परमिएबिलिटी फॉर फ्री स्पेस होता है, लेकिन अगर हमने कोई मीडियम यूज़ किया हो और उसके लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी देखनी हो, सो वो इक्वल होगी म्यू, उस टाइम पे म्यू की जगह हम म्यू नॉट इंटू म्यू आर की वैल्यू यूज़ करेंगे। जिस तरह कोलम्बिक फोर्सेस में हमने देखा था कि फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट था, और अगर कोई मीडियम इंड्यूस करवाते थे तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी लिखते थे। तो सेम इसी तरह हमारे पास जो परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम है, मीडियम की वजह से जो चेंज आएगा, दैट इज़ इक्वल टू दी म्यू नॉट इंटू म्यू आर।
और म्यू आर की जो वैल्यू आएगी रिलेटिव परमिएबिलिटी की, वो म्यू ओवर म्यू नॉट होगी। तो क्योंकि ये सेम टर्म्स के दरमियान रेशो है, तो इससे हमें यूनिट लेस और डायमेंशन लेस वैल्यू मिलेगी। इसके बारे में याद रखें, हमारे पास जो म्यू आर है रिलेटिव परमिएबिलिटी है, दैट इज़ वेरी मच ग्रेटर देन 1 फॉर फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स। फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स के लिए इसकी वैल्यू बहुत लार्ज होती है, जबकि पैरामैग्नेटिक मटीरियल के लिए 1 के करीब करीब होती है, लेकिन 1 से बड़ी होती है। जबकि डायामैग्नेटिक मटीरियल के लिए इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है। इसके अलावा अगर हम सोलिनॉइड की बात करें, जो नंबर ऑफ़ लूप्स ऑफ वायर होते हैं, तो हर वायर अपनी अपनी फील्ड जनरेट करेगी, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है सोलिनॉइड की वजह से। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ लूप्स होंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी। सो सोलिनॉइड के लिए अगर हम आइडियल सोलिनॉइड की बात करें, तो इनसाइड जो फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और उसकी डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। जबकि सोलिनॉइड के आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, और यहाँ पे उसकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। इनसाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी सोलिनॉइड में, वो फार्मूला हम यूज़ करते हैं म्यू नॉट स्मॉल एन आई, या म्यू नॉट कैपिटल एन ओवर एल आई। कैपिटल एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ़ लूप्स, और एल का मतलब पर यूनिट लेंथ, के पर यूनिट लेंथ कितने नंबर ऑफ़ लूप्स ऑफ वायर हैं। सो हमारे पास जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ लूप्स ऑफ वायर होंगे, उसमें करंट उतनी ज़्यादा फ्लो करेगी, और उससे उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ये याद रहे कि सोलिनॉइड के लिए एजिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लेते हैं, वो जितनी मिडल में होती है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती है, उसका हाफ लेते हैं। और इसके लिए भी हम राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। बस फ़र्क ये है कि इस केस में जो हमारी कर्लिंग फिंगर होंगी वो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट शो करेंगी, और थंब की डायरेक्शन शो करेगी नॉर्थ पोल को। तो अगर हमारे सर्किट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही होगी, तो थंब जो है वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो थंब शो करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो थंब विल इंडिकेट नॉर्थ पोल, और दूसरी साइड जो होगी वो हमारी साउथ पोल होगी। सो इसके लिए सादा सा तरीका ये है कि लुक थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया फेसिंग यू। आप वायर को इस तरह देखें कि जो उसका एरिया आपकी तरफ है, अगर वहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो दैट्स मीन ये साउथ पोल होगा, और अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, दैट्स मीन ये कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा। सोलिनॉइड के लिए याद रखें, जब हम इसको कंप्रेस करते हैं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, क्योंकि कंप्रेस करने से नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होते हैं। कंप्रेस करने का मतलब है कि हम उसको दबा देते हैं, स्क्वीज़ कर देते हैं, तो कम जगह पे ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्न्स आते हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन अगर सेम वैल्यू ऑफ करंट के लिए हम इसको कट कर दें, लेंथ को हाफ़ कर दें, तो लेंथ को हाफ़ करने से अमाउंट ऑफ करंट जो है वो क्या हो जाएगी, हाफ़ हो जाएगी, और आप देखें तो दोनों का इफ़ेक्ट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब हम सेम वैल्यू ऑफ करंट के लिए किसी सोलिनॉइड को कट करते हैं, तो उसकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। अगर हमारे पास कोई चार्ज मूव करता हुआ एक ऐसी रीजन में आ जाए जहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हो इनटू द पेज या आउट टू द पेज, तो इस चार्ज को एक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स फील होगी, जो कि हम दे सकते हैं F इज़ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, या वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, जबकि थीटा जो होगा वो एंगल होगा बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर के क्रॉस। सो अगेन ये साइन का फंक्शन है, तो दैट्स मीन मैग्नेटिक फोर्स मिनिमम होगी जब हमारे पास जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और जो चार्ज मूव करता हुआ आ रहा है उसकी स्पीड की जो डायरेक्शन है वो दोनों आपस में पैरेलल हो या 180 डिग्री पे हो, तो हमारे पास फोर्स वीक होगी, मिनिमम होगी। लेकिन अगर हम मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर होता है, तो इस केस पे जो इस पर लगने वाली फोर्स है वो मैक्सिमम होगी, और इसकी जो डायरेक्शन है हम राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं, या सिंपल v और b का वैल्यू दे के हम बता सकते हैं कि फ़ोर्स जो है इसके दोनों के परपेंडिकुलर लगेगी। अगर b जो है वो x के लॉन्ग है
और v की डायरेक्शन जो है वो y के अलॉन्ग है, तो फोर्स स्पीड z के अलॉन्ग लगेगी एंड वाइस वर्सा। इसके बारे में याद रखें कि अगर तो हमारे पास थीटा की वैल्यू 0 या 180 डिग्री हो, तो चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता हुआ आ रहा था, क्योंकि अभी हमने देखा इसके इन एंगल के लिए फोर्स मिनिमम होती है, तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, स्ट्रेट लाइन पे पाथ में जाता जाएगा। लेकिन अगर वो 90 डिग्री पे एंटर होगा तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम लगेगी और उसको सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करा देगी, मतलब उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगी उसके ऊपर। और अगर इन एंगल्स के अलावा कोई एंगल पे फोर्स इसके ऊपर ये चार्ज जो है वो फील्ड के अंदर एंटर होगा, तो इसके ऊपर ऐसी फोर्स लगेगी जो इसको हेलिकल पाथ में रिवॉल्व कराएगी। याद रहे कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है ये सिर्फ एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, एक्सेलरेटिंग फोर्स नहीं है, अनलाइक जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। तो इसलिए जो नेट वर्क डन होता है ये ज़ीरो ही होता है। जिस तरह सेंटीपिटल फोर्स भी एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, तो वो कोई वर्क डन बॉडी पे नहीं करती, नेट वर्क डन ज़ीरो होता है उसका, क्योंकि वो क्लोज पाथ में उसको रिवॉल्व करा रहा होता है। और अगर वर्क ज़ीरो है तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू डिफ्लेक्टिंग फोर्स इज आल्सो इक्वल टू ज़ीरो। इसके अलावा लोरेंट फोर्स के बारे में याद रखना है कि इट इज़ द सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। एक्सेलरेटिंग फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, जबकि मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। सो ये दोनों की दोनों जो फोर्सेस हैं दे कैन बी यूज इन वेलोसिटी सिलेक्टर। जब हमने किसी ऐसे रीजन में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी लगी हो, फॉर एग्जांपल एज शो इन द फिगर, कि हमारे पास जो ये चार्ज है इस पर डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है और क्रॉस शो कर रहा है कि इन टू द पेज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड भी लगी हुई है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट कर जाएगी तो चार्ज नीचे मूव करेगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट कर जाएगी तो चार्ज ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम रहें तो हमारा ये जो चार्ज है वो स्ट्रेट पाथ में मूव करता रहेगा। तो इस तरह से वेलोसिटी सिलेक्टर के तौर पे इन दोनों की वैल्यूज़ को एडजस्ट करके हम चार्ज को मूव करवा सकते हैं। सो व्हेन एफ ई एंड एफ बी दोनों सेम होती हैं तो हमारे पास जो चार्जेस हैं वो स्ट्रेट पाथ में मूव करता रहता है। सो इन वैल्यूज़ को यूज़ करके और एडजस्टमेंट करके हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो चार्ज पे लग रही है उसके बारे में और चार्ज के बारे में डिफरेंट बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। सो इस केस में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होगा दैट विल डिसाइड द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। सो दैट्स मीन हमारे पास ये जो इन दोनों की रेशो है वो किसके इक्वल है, वो वेलोसिटी के इक्वल है। सो ये आपको पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट्स हैं और डायमेंशंस हैं वो सेम वही होते हैं जो हमारे पास वेलोसिटी के होते हैं, क्योंकि इन दोनों का चेंज जो है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज।